उपक्रम के तौर पे रेलवे को देखा जाता है। इतनी सारी जनसंख्या को रोज़ आना-जाना उनका परिवहन होता है। तो रेलवे की पूरी कोशिश होती है कि सफाई और सुरक्षा मैनेज किया जाए और रोज़ इस पे हमेशा कोई न कोई नई-नई नीतियाँ आती हैं, काम होती हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े-मोड़े और सुधार की आवश्यकता है। कहाँ सुधार की आवश्यकता है? मैम सबसे ज़्यादा सुधार की आवश्यकता होती है जैसे स्टेशंस होते हैं वहाँ पे बैरिकेड करने की क्योंकि अनऑथराइज्ड पर्सन्स स्टेशन के अंदर कहीं-कहीं आ जाते हैं। तो वो गंदगी भी फैलाते हैं और वो विदाउट टिकट चढ़ने की भी कोशिश कर सकते हैं, तो ये लोग परेशानियाँ क्रिएट करते हैं। साथ ही ट्रेन के अंदर साफ-सफाई की सुविधा दी गई है, लेकिन लोगों के अंदर थोड़ा अवेयरनेस की कमी होने की वजह से भी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। अगर रेलवे की एज़ ए बिज़नेस बात करें, क्योंकि देश का एक बहुत मेजर पार्ट कवर करती है, तो क्या लगता है आपको कि रेलवे की बिज़नेस मॉडल सही है? अभी घाटे में चल रही है, मुनाफ़े में है? मैम रेलवे का टारगेट शुरू से प्रॉफ़िट कमाने का नहीं रहा है, ये जनता के अ, लाने, ले जाने और उनके यात्रा के लिए बना हुआ था। फिर भी वर्तमान समय में देखा जाए तो घाटे को कम करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लाया गया है ताकि माल ढुलाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और रेलवे की इनकम बढ़े। और साथ ही जो ट्रेनें मेल पैसेंजर लेट हो जाती थी एक ही पटरी पे गुड्स ट्रेनें और मेल एक्सप्रेस चलने के चलते, उसकी समस्या भी अब दूर हो रही है। तो मुझे आपने लगता है कि बोला अब कि ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल प्रॉफ़िट कमाना रेलवे की मकसद नहीं थी, लक्ष्य नहीं था, लेकिन स्टिल देखिए तो प्राइवेटाइज़ेशन कर रहे हैं हम, बाकी डिफरेंट-डिफरेंट उसके है। सेक्शंस उठा लीजिए। आप अगर कैटरिंग उठा लीजिए या फिर कोई भी एक स्मॉल सेक्शन में देखिए तो हम उनको प्राइवेटाइज़ेशन कर रहे हैं। और ये किस लिए कर रहे हैं? ये आप समझ रही हैं कि हम बिल्कुल मुनाफ़े की तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें एक बेहतर सर्विस मिले। दूसरी जी, चीज़ की अगर अगर टिकट की बात करें, जिससे इनकम सोर्सेज़ की बात करें, तो 3 ई से लेकर स्लीपर से लेकर आप फर्स्ट एसी तक जाइए, बिल्कुल फुल मिलती है। ऑलमोस्ट जो आप डीडीयू में है तो बहुत बिज़ी रूट है, उस रूट की भी सारी ट्रेनें आपकी फुल मिलती है। स्टिल अगर बिज़नेस की कोर जो इनकम है वो फुलफिल हो रही है गवर्नमेंट की, प्राइवेटाइज़ेशन भी जहाँ-जहाँ चाहिए वो अपने हद तक कर ही रहे हैं। तो हम कैसे कहें कि ये मुनाफ़े के लिए नहीं कर रहे हैं? मैम जहाँ तक मुझे पता है प्रारंभिक स्तर पे जब ये थी तो ये मुनाफ़े के लिए नहीं एक कल्याणकारी कार्य की तरह भी इसको मान सकते हैं। लेकिन जब से गुड्स ट्रेनों का परिचालन बढ़ा है और ट्रेनों की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, स्टाफ्स बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है अब ये प्रॉफ़िट की तरफ जाने वाला है। तो आपने बोला कि सुविधाएँ के लिए यात्रियों के, अगर सुविधा के कल्याण के लिए देखें तो मुझे कि तो नहीं लग रहा है कि कल्याण भी हो रहा है। क्योंकि जिस हालात में अगर जनरल किसी भी कोच में आप देख लीजिए तो चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर बाहर से ही देखें हम, तो एक सहम-सी जिसको सिचुएशन बोलते हैं वो क्रिएट हो जाती है। लोग जाना भी पसंद नहीं करेंगे, स्पेशली अगर महिलाओं को देखें तो वो चढ़ ही नहीं पाएँगी, वो क्या ही सफ़र करेंगी। तो क्या लगता है कल्याणकारी भी तो नहीं मुझे दिख रहा है? मैम एक्चुअली जनसंख्या जितनी है उस हिसाब से परिवहन, रोड परिवहन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो रेलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। लेकिन रेलवे हर बार इसके लिए नई ट्रेनें ले आ रहा है। अभी भी बिहार को 3 अमृत भारत ट्रेनें देने की बात की गई हैं। तो धीरे-धीरे सुधार हो रहा है मैम, नई ट्रेनें दी जा रही हैं, सुविधाजनक ट्रेनें दी जा रही हैं। क्या लगता है अमृत भारत जैसी ट्रेनें आने से ये जो समस्या है वो कम हो जाएगी? मैम कुछ हद तक कम हो जाएँगे, इसके अलावा लोकल ट्रेनों का परिचालन होने से जो डेली पैसेंजर्स को परेशानियाँ होती हैं, वो भी दूर होंगी। चलिए। अगर बिहार में देखें और रेलवे में देखें, तो दोनों तरीके से सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार की क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? और अभी भी आप चूँकि रेलवे में कार्यरत हैं इतने समय से, तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी नई योजना, कोई सेक्शन जिसको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो उसके लिए लाने की ज़रूरत हो तो मुझे सजेस्ट करिए? मैम रेलवे के सेफ्टी के लिए तो ऑल इंडिया कवच सिस्टम जो लागू किया गया है उसके लिए लोको पायलट और रिलेटेड जो भी स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो सेफ्टी के नज़रिए से तो काफ़ी बेहतर प्रोग्रेस कर रहा है रेलवे। कहीं लूपहोल नहीं है? कि अभी हाल ही की महीने 2 महीने पहले की ही केस सुनी होगी आपने, जो टीटी साहब की किसी महिला के साथ छेड़खानी की जो थी।
वीडियोज़ भी आए थे, अच्छे खासे रिपोर्टिंग भी दिख रही थी। आपको क्या लगता है इन सब मैटर पे क्या कहना है आपको कि अगर सुविधाएँ अच्छी हैं और इस तरह के न्यूज़ बाहर आ रहे हैं, तो फिर मुझे तो नहीं लग रहा है कि या तो सुविधाएँ हैं, ये झूठा हो सकता है या न्यूज़ झूठी हो सकती है। क्या लगता है आपको? सॉरी मैम, मैंने ये न्यूज़ नहीं देखा है, लेकिन अगर ऐसी कोई भी परेशानी है, तो महिला हेल्प डेस्क भी होती है और रेलवे में समय-समय पे जो आरपीएफ महिला स्टाफ्स हैं, वो लोग फीडबैक के लिए कोचेज़ में जाती हैं, परेशानियों के लिए पूछती हैं। अगर ऐसी कोई बात है, तो वो कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं। ठीक अब मतलब आपने का कहना है कि कोई इम्प्रूवमेंट का सेक्शन अभी है नहीं, सारी चीज़ें बिल्कुल ऑन टॉप चल रही हैं। नहीं मैम, एप्रॉक्स सारी कोशिशें की जा रही हैं। जैसे-जैसे अगर कुछ नई परेशानियाँ सामने आएँगी, तो उनके लिए भी रेलवे अग्रसर है। चलिए बिहार में बताइए मुझे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या-क्या योजनाएँ हैं? मैम, रेलवे से इतर नहीं, नहीं, नॉर्मल बिल्कुल ऑल ओवर आपको बताना है। मैम, महिला की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड बनाया जा रहा है, जिसमें 2 महिला कांस्टेबल स्टाफ रहेंगी। इसके अलावा पिंक बसेस की बात की जा रही है। क्या फिलहाल बेनिफिट होगा ये मुझे पिंक बसेस से? मैम, पिंक बसेस का बेनिफिट ये है कि इसमें ड्राइवर से लेके कंडक्टर महिलाएं हैं। तो जो महिलाएं रात में स्पेशली यात्रा करने में डरती हैं, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। काम करने में उनको आराम होगा, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती या फिर जाने-आने में असहज होती हैं, उनके लिए सुविधा हो जाएगी। क्या लगता है कि जो ये पिंक बसेज़ हैं वो प्रॉपर्ली रन कर रही हैं? इनके फ़ायदे आ रहे हैं लोकल लोगों तक? कहीं आस-पास देखा आपने? मैम, इसके नहीं मैम, अभी मैंने बिहार में नहीं देखा है। ग्राउंड लेवल पे जिसकी यूटिलाइज़ेशन हो रही है, कुछ ऐसी योजना मुझे बताइए। ये तो आपका फ़ेल हो गया। ठीक। मैम, जीविका के थ्रू महिलाओं को सशक्त करने के लिए कार्य चल रहे हैं, जिसमें आज ही न्यूज़पेपर में दिया गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10,000 दिए गए और बाकी 2 लाख रुपए जो वित्तीय अनुदान दिए जाएँगे और एक जीविका सखी बैंक के थ्रू जो 2 लाख तक के लोन दिए जाएँगे। इसमें इस तरह की कन्फ्यूज़न हो जा रही थी महिलाओं को, तो उसके लिए बताए गए हैं, समझाए जा रहे हैं कि आप दोनों में लोन ले सकती हैं। इन लोनों का क्या लगता है महिलाएँ सही इस्तेमाल कर पा रही हैं कि महिलाएँ सिर्फ़ लोन लेके जा रही हैं, घर पे उनके पति उस पैसे का खेती में इस्तेमाल करना है और कहीं भी जो वो पति डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ इस्तेमाल करना है। कोई इसका कहीं भी फाइनेंशियल एजुकेशन से लेना-देना ही नहीं है कि महिलाओं द्वारा क्या किया जाना चाहिए, महिलाओं को कितनी फाइनेंशियल एजुकेशन देनी चाहिए। इससे कोई मुझे तो नहीं लेना-देना दिख रहा, मुझे तो लग रहा है उनका सिर्फ़ इतना ही हक है, अगर वो पढ़ी-लिखी हैं तो साइन कर पाएँगी, अगर नहीं पढ़ी-लिखी हैं तो अंगूठा दे पाएँगी। बस इतना ही मुझे तो दिख रहा है उनका अधिकार। मैम, जहाँ तक महिलाओं को बिल्कुल ही ना के बराबर अधिकार थे कि बाहर निकले, स्वतंत्रता से कोई डिसीज़न ले सकें, वहाँ मुख्यमंत्री रोज़गार योजना के तहत 10,000 रुपए लेके रोज़गार शुरू करने जैसा कार्य भी एक महत्वपूर्ण कदम है। और मैम, बहुत सी महिलाएँ ऐसी हैं जो गाय पालना या फिर छोटे-छोटे शॉप खोलना, इन सब को कर रही हैं मैम। तो इसका मतलब आपने कहा कि जहाँ बिल्कुल नहीं निकलने दिया जाता था, तो अभी थोड़ी-सी उनको अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या समझे कि ये भीख के तौर पे लेके एक्सेप्ट कर लेना अच्छी बात है? नहीं मैम, ये भीख के तौर पे नहीं है, ये एक तरह से उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको मनोबल को बढ़ाने और समाज में आगे आने के लिए एक स्टेप प्रदान करता है। तो अगर आगे आने के लिए है तो उनकी जितनी पोटेंशियल जिस स्कीम्स में दी जा रही है, जितना उनको अधिकार दिया जा रहा है, जो हक उनका है, वो पूरा हक उनका समायोजित होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैम, सिर्फ़ इसके उनकी अलावा सिग्नेचर हक होनी चाहिए। चलिए हाँ, मुख्यमंत्री बताइए। महिला उद्यमी योजना भी है। अगर इससे ज़्यादा बिज़नेस करना है, तो उसमें 10 लाख तक की सुविधा है, जिसमें 5 लाख अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपए अब शून्य शायद 1% ब्याज पे शायद मिलता है मैम। नहीं, नहीं ज्योति जी, मैं पैसे की फाइनेंस ज़्यादा होने की, कम होने की बात ही नहीं कर रही हूँ। मेरा सिर्फ़ कहना है कि क्या उन महिलाओं का अधिकार मिल पा रहा है, जो उनके अधिकार है कि उनको अगर 10,000 ही रुपए दिए जाएँ, तो वो स्वेच्छा से डिसाइड कर सके कि उन्हें उन 10,000 से सब्जी के ठेले लगाने हैं, सिलाई की मशीन लगानी है या पशु पालने हैं। क्या उनकी स्वेच्छा है इन चीज़ों को चयन करने में, इन चीज़ों पे विचार रखने में? मैम, मुझे जहाँ तक लगता है कि अब उनकी स्वेच्छा है, क्योंकि इसके आगे गवर्नमेंट ने बोला कि 2 लाख रुपए अगर रोज़गार आप सही से करती हैं, तो 5 चरणों में दी जाएँगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई उन्हें प्रेशराइज़ कर चलिए सकता है या इनको उस अगर ऐसे करके इनकी उन्हें भेज वेरिफाइंग सकता है। ऑफिसर के तौर पर आपको ज्योति जी बना देते हैं, ठीक है? यस जो भी मैम। इनकी स्कीम्स मिलेंगी, जब ये फाइनेंसेस जैसे आपने बताया स्टेप्स में मिलेंगे, इसकी वेरिफाइंग ऑफिसर हैं आप।
किस तरीके से अच्छा। वेरीफ़ाई करेंगे आप ताकि इनकी जो पूरे पैसे का इस्तेमाल है, महिलाएँ खुद की स्वेच्छा से कर सकें? इनमें बहुत ज़्यादा इनका ये योगदान ना रहे सिर्फ़ कि वो पैसा लेके घर तक पहुँच रही हैं, बस इतना ही उनका मतलब है। इस चीज़ को कैसे एश्योर करेंगे आप? मैम, मेरे क्षेत्र में जिन-जिन को भी इस योजना का लाभ मिला है, मैं समय-समय पे उनका सर्वे कराऊँगी कि वो आखिर कौन-सा रोज़गार उन्होंने ओपन किया है और कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, उन्हें कहाँ गाइडलाइंस की और ज़रूरत है। अगर कहीं हो सकता है महिला में जिसको थोड़ी कम समझ में आ रही हो या थोड़ा कम पोटेंशियल हो, तो वो किसी पे डिपेंड हो जाती हैं या उन्हें कोई गलत एडवाइस दे सकता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सारी महिलाओं को जिन्होंने भी इस योजना का लाभ लिया, उनसे जुड़ी रहूँ और उन्हें समय-समय पे मोटिवेट करूँ। चलिए, थैंक यू ज्योति। थैंक यू मैम। महिला पुरुषों की बात हो रही है। आपको नहीं लगता है कि अगर स्कूल से बच्चों में ये भावना नहीं बैठाया जाता कि ये महिला है, ये पुरुष है, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, लड़के अलग रो में बैठेंगे, लड़कियां अलग बेंच पे बैठेंगी, आज ये दिन देखने नहीं मिलते कि महिला पुरुष के बीच इतना डिफरेंस हो जाता है। सर, जहाँ तक मुझे पता है ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे अब हम इससे आगे निकल रहे हैं बच्चों को शिक्षा देने में। लड़कियों को जिस तरह से इस बार कहाँ शिक्षा रिज़ल्ट देने आए में आगे हैं। निकल रहा है? अभी भी हम जाते हैं स्कूलों में, ये लड़के का रो है, ये लड़कियों का रो है, ये बेंच लड़कों के लिए है। क्यों ऐसा करना? सब लोग साथ बैठेंगे, साथ पढ़ेंगे, एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे, को एजुकेशन होगा, धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। सर, अभी बेसिक स्तर पे देखा जाए तो समाज की सहमति लेनी कहीं-कहीं मुश्किल हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़े हायर एजुकेशन में पहुँचते हैं, देखा जाता है कि को-एजुकेशन है वहाँ, साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं। फिर महिला कॉलेज खोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती कि स्पेशली आपने देखा है कोई कि स्पेशली बॉयज़ कॉलेज खुला हुआ है? लेकिन महिला कॉलेज तो हर शहर में आपको दिख जाएगा कि ये स्पेशली लड़कियों के लिए कॉलेज है। अब तो उसे बंद कर यस। देना चाहिए या उसे को-एजुकेशन में चेंज कर देना चाहिए। सर, मुझे लगता है कि अभी हमारा समाज पूरी तरह से इसके लिए तैयार नहीं हुआ है। जो भी थोड़ी-सी संकीर्ण या डरे हुए मानसिकता से हैं, उनके लिए अलग अभी विद्यालय रहना चाहिए। एक तरफ से समाज तैयार नहीं है, ऊपर से सरकार भी ऐसे-ऐसे कानून को थोपते जा रही है, जो कानून प्रोग्रेसिव ना होकर के रिग्रेसिव है। समान नागरिक संहिता के नाम पे अलग-अलग धर्मों की चीज़ों को समायोजित करने की बात की गई थी, अभी गुजरात में लागू किया गया है। जहाँ हिंदू में बहुविवाह प्रथा 1956 से ही बंद कर दिया गया है। मुस्लिम धर्म में अभी भी बहुविवाह प्रथा लागू था। लेकिन इन्होंने गुजरात में जो ये लागू किया है, इसमें बहुविवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। अगर पत्नी जीवित है, तो आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो वो अमान्य माना जाएगा। तो आपको लगता है कि सभी धर्मों को सही से समायोजित किया गया है, इस यूसीसी में? सर, मुझे लगता है कि सर्वोपरि संविधान है और राष्ट्र की एकीकरण एक तरह से एक नियम में बाँधने के लिए ऐसा किया गया है और साथ ही महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, सब महिला को समान दर्जा दिया जाए, इसलिए इसको किया गया है। अलग-अलग धर्मों का सम्मान भी तो हमारा संविधान ही करता है। उसके रिचुअल्स का भी सम्मान हमारा संविधान ही करता है। यस सर, लेकिन मुझे लगता है कि मानव के अधिकारों से और हमारे संविधान से अ, इसके गुणों को लिया गया है। तो फिर आपने कहाँ दूसरे धर्मों के चीज़ों को सबका सम्मान किया। लेकिन ट्राइबल में ये चीज़ लागू नहीं किया गया है। अगर ट्राइबल बहुविवाह करते हैं तो करते हैं। उनकी प्रथाओं का सम्मान किया गया है। लेकिन किसी एक धर्म के ऊपर आपने उसका सम्मान नहीं किया, जबकि वो उसकी पॉपुलेशन भी मेजॉरिटी में और अच्छी खासी संख्या में है। गुजरात में भी है मुस्लिम की संख्या बहुत ज़्यादा। सर, मुझे जहाँ तक लगता है कि ट्राइब्स लोगों में थोड़ी-सी एजुकेशन कम है, तो धीरे-धीरे जैसे वो और ज़्यादा एजुकेट होंगे और महिलाएँ अधिकारों को समझेंगी, वो नहीं, शायद वहाँ आगे तो चलकर। स्पष्ट तर्क दिया गया है कि चूँकि ट्राइबल कल्चर और रिचुअल्स को सरकार का प्रोटेक्ट करना ही करना है, इसलिए हमने ट्राइबल्स के रिचुअल्स को किसी भी तरीके से छेड़ा ही नहीं है इस यूसीसी में। तो वहाँ तो महिला सॉरी सर, एजुकेशन की बात ही नहीं है। मैं पढ़ लूँगी इस बारे में फिर ज़्यादा ओके। जानकारी।
आप युद्ध को देख रहे हैं जो अमेरिका और ईरान, इज़राइल के बीच में चल रहा है? यस। क्या आपको नहीं लगता है कि इस युद्ध में अमेरिका की हार होते हुए दिख रही है? सर अमेरिका ने जिस तरह से युद्ध की शुरुआत की थी और मुझे जितना मैंने पढ़ा है न्यूज़ में मुझे लगा कि अ, अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने सोचा था कि नाटो देश से सहयोग ले लेंगे, पूरी तरह से ताकतवर होकर लड़ लेंगे, लेकिन अभी जैसे बहुध्रुवीयता चल रही है, हर देश से युद्ध से बचना चाहता है और अपने-अपने राष्ट्र को प्रगति पे रखना चाहता है, इसलिए अब उनकी युद्ध नीति थोड़ी कमज़ोर पड़ गई है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि अगर हो सके तो हम अब आत्मरक्षा की सिर्फ बात नहीं करेंगे, अगर युद्ध में हमें जाना पड़ेगा तो हम युद्ध में जाएँगे। अगर यूएई युद्ध में चला जाता है तो भारत के ऊपर इसका किस प्रकार से असर पड़ेगा? सर यूएई के युद्ध में जाने से पहली तो हमारी ऊर्जा आयात बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी और दूसरी कि जो भी हमारे यहाँ प्रेषण धन आते थे रेमिटेंस सर वो लगातार कम होते जा रहे हैं जिससे कि हमारी रिजर्व में कमी आ सकती है। भारत हमारे सरकार नागरिक जो वहाँ कार्य कर रहे हैं वो असुरक्षित हो सकते हैं। भारत सरकार अलग-अलग नामों से रेल चला रही है। एक अमृत भारत एक्सप्रेस है और कौन-कौन से ये सरकार ने रेलवे चलाई है? अमृत भारत एक्सप्रेस सर क्या है ये? पैसेंजर ट्रेन है? नहीं सर ये स्लीपर है जैसे वंदे भारत एक्सक्लूसिव ट्रेन चली थी तो हुँ। उसके पैरेलल में कम फेयर में चलाने के लिए जो गरीब तबके और मध्यम वर्ग हैं वो भी आराम से सफर कर ये सके अमृत इसके लिए। भारत फुल्ली स्लीपर ट्रेन है। यस सर। फुल क्लास इसमें स्लीपर ही है। यस सर। इसमें कोई सेकंड क्लास नहीं है। सॉरी सर मुझे जहाँ तक जानकारी है अभी स्लीपर है इन्होंने एक सर। वंदे भारत स्लीपर भी चलाया है जो कि फुल्ली एसी है। वो राजधानी की तरफ का ट्रेन है। यस सर। और भी कुछ ट्रेन इन्होंने चलाए हैं। जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है उसका भी नाम ऐसे ही कुछ रखा है। सर मुझे आइडिया नहीं है? yes। आपको नहीं लगता है कि सिर्फ नाम बदलने में सरकार बहुत तेज है? जितनी ट्रेनें चलाई जानी चाहिए तो उतनी ट्रेन चलाई नहीं गई इनके द्वारा। सर रेलवे इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है और नई पटरियों का भी निर्माण करने की बात हो रही है, जगह-जगह पे थर्ड लाइन बनाने की बात हो रही है। ये बातें तो बहुत लंबे समय से सुनते हैं और जब सरकार तर्क देती है तो उसमें एक तर्क डाल देती है कि हमने एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिया है। उससे बहुत सारा माल ढुलाई हो जाएगा। लेकिन वो तो सिर्फ एक सेक्शन में है। रेलवे की पटरियाँ तो कहाँ-कहाँ नहीं बिछी हुई हैं। हमें ये बताइए कि भारत सरकार लगातार कहती है रेलवे घाटे में है। हम देखते हैं कि एक डब्बे में अगर 72 सीट स्लीपर में है या 80 सीट्स सेकंड क्लास सीटिंग में बैठने के लिए है या किसी भी क्लास में एसी वगैरह में भी सारी की सारी सीटें फुल रहती है। ऊपर से वेटिंग टिकट भी सारे खत्म हो जाते हैं, रिग्रेट हो जाता है, टिकट मिल नहीं पाता है। जहाँ 100 लोगों को 72 लोगों को सरकार ने बैठने का परमिशन दिया है या सोने का परमिशन दिया है, वहाँ 100 डेढ़ 100 लोग टिकट लेकर के यात्रा कर रहे हैं, फिर भी घाटे में है ट्रेन। क्यों घाटे में है? सर रेलवे अपने आधुनिकीकरण के तरफ बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि रेलवे को जैसे नए-नए कोच बनाती है, एलएचबी कोच बनाती है, पटरियों के रख-रखाव के लिए, अब कवच सिस्टम को लागू करना जो पर किलोमीटर पे लगभग अच्छी खासी उसमें खर्च आती है। तो इन सबको देखते हुए कहा जा सकता है कि रेलवे घाटे में। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो ज्योति जी, यस मैम। कब है आपकी इंटरव्यू? 4 अप्रैल में, कब है? 4th अप्रैल। 4 अप्रैल की। ओके, ओके। आपको क्या लगता है पिछली बार से इम्प्रूवमेंट है इस बार? मैम थोड़ा-सा करंट अफेयर्स पे मैंने तैयारी की है। और कोई सेक्शन जहाँ आपको लग रहा है कि और थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर लग रहा है कि नहीं, ओके, आपने सैटिस्फाइड मैम तरीके से दे मुझे स्किम्स जो है वुमेन से रिलेटेड या फिर और भी क्षेत्र में बिल्कुल, बिल्कुल। उसको एक बार बेहतर तरीके से बिल्कुल पढ़ेंगे। ज्योति जी, चूँकि आप रेलवे में हैं तो रेलवे की भी स्कीम्स आपने बिल्कुल स्कीम्स का ज़िक्र नहीं किया
सहेली है, कुछ जो हेल्पलाइन 139 नंबर है, 189, तो वो सब चीज़ें नंबर हो गए, या फिर कुछ योजनाएँ चल रही है, कुछ ऐप्स के माध्यम से कुछ हेल्प प्रदान किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें इंक्लूज़न के तौर पे तुम्हें आपको ऑल टुगेदर पता होना चाहिए, क्योंकि आप तो रेलवे में काम कर रही हैं। तो आपसे ये उम्मीद बिल्कुल, और एक महिला हैं। तो दोनों ही तौर पे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी को अगर आगे बढ़ाएँ तो बिहार के संदर्भ में भी आपको मैंने पूछा कि सेफ्टी के तौर पर कुछ बताइए, तो आपने 1-2 चीज़ें बताई, वो भी बहुत सैटिस्फैक्टरी दिख रहा था कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ जानकारी नहीं है। हुँ, तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप महिला हैं और सुरक्षा को ओके। लेके हमेशा आप अवेयर रहने की आवश्यकता है आपको। तो जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, और आप हमेशा ऐसे रेलवे में भी नहीं कर सकती, क्योंकि आए दिन ये न्यूज़ आती रहती हैं, इस तरीके से दुर्घटनाएँ घटी, इस तरीके से छेड़खानी के मामले आए। तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट का सेक्शन, चूँकि आपने जैसा कहा ठीक है, ऑल टुगेदर इतनी योजनाएँ चल रही हैं, उसके कार्यान्वयन में हो सकता है ग्राउंड लेवल पे कुछ कमी हो जाए, इस तरीके से आप उसको मोल्ड करेंगे और इम्प्रूवमेंट की एक आध चीज़ें खुद से ऐड करेंगी। यहाँ और आवश्यकता है मैम, या फिर सर जो भी क्वेश्चन अगर सामने से आ रहा है, तो ये सेक्शन आप रखेंगे तो लगेगा कि नहीं आपने ऑब्जर्व किया है, ऐसा तो लगेगा कि ठीक है आपने सब चीज़ को चमकता हुआ बिल्कुल अच्छा-अच्छा, जैसे नेता आते हैं और भाषण में सब कुछ एकदम चकाचक कह के जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल हकीकत ऐसी नहीं होती। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है कि अच्छा बताना है, योजनाएँ चल रही वो भी बताना है। साथ ही एक बार लास्ट करते हुए एक इम्प्रूवमेंट का सेक्शन ज़रूर रखना है, कि कोई भी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट अभी तक बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ हुँ, थोड़ा-सा ध्यान देना है, और महिला के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसपे थोड़ी-सी एक बार ओवरव्यू आप देख लीजिए। आप आंसर बहुत अच्छे से करती हैं, बोल्डली करती हैं, ये आपके लिए बहुत बेस्ट पॉइंट है, इसको बनाए रखिएगा। जिस तरीके का भी आपको आंसर आता हो, आप रखती बहुत बोल्डली हैं। आपकी आवाज़ भी ओके। बहुत इस तरीके से कॉन्फिडेंट तरीके से निकलती है, तो ये अच्छा लगता है कि एक अधिकारी अगर किसी बात को रख रहा है, तो ऐसे ही रखना चाहिए। ये सब चीज़ें अच्छी हैं। थोड़ा-सा कंटेंट पे इस सेक्शन में जो भी 2-3 दिन है, योजनाएँ देखने में बहुत समय नहीं लगेगा, 1-2 घंटे भी बैठ जाएँगे, यस। तो हो जाएगा। इन सब चीज़ों पे थोड़ा काम कर लेना है। ऑल द बेस्ट। मैम एक बात पूछनी थी। बोलिए। मैं आंसर करती हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं फ़ील हो रहा था कि मैं बहस कर रही हूँ ऐसा? नहीं, बहस नहीं, लेकिन कहीं-कहीं ऐसा हो सकता है कि आप जब काउंटर करती हैं, तो वहाँ थोड़ा-सा विनम्र होके फिर काउंटर किया जाता है। आप उसी लय में काउंटर करती हैं। उस पॉइंट पे मुझे थोड़ा-सा, अगर आपने ये बोला तो एहसास है कि आप जब काउंटर करिए तो थोड़ा-सा अपनी जो टोन है उसको विनम्र करिए पहले, फिर काउंटर करिए। इससे लगेगा कि आप करना भी चाह रही हैं और बिल्कुल रिस्पेक्टिव तरीके से कर रही हैं। जैसे अभी इसके पहले सेशन में अगर आप कंटिन्यू होंगी, तो आपने सुना होगा एक जो पहले कैंडिडेट थे, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने काउंटर किया था। तो काउंटर करना है, नो डाउट, अगर उनकी बातों से आप डिफर कर रही हैं तो। लेकिन वहाँ जो नॉर्मल बेस जा रहा था आपका टोन, उसको बिल्कुल टोन डाउन कर देना है, दिख जाना चाहिए कि नहीं, नहीं, डिफर करते हुए मैं मैम आज थोड़ा-सा। मुझे ये थोड़ा-सा फ़ील हो गया इसलिए मैंने पूछा कि हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, इस चीज़ को अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि विनम्रता एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए, तो बहुत अच्छा इमेज आएगा इसके लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। और विशेष एक बात ये है कि जब सिचुएशनल क्वेश्चन आता है तो आप फँसने लगती हैं। यस सर। मैम ने भी जो सिचुएशन दिया उसमें आपने अपना गोल पोस्ट ही चेंज कर लिया। ऐसे नहीं करना होता है और अब शुरू से हम देख रहे हैं कि आपने हर सेक्शन में तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। लेकिन ये सिचुएशनल प्रश्न में अभी तक आप फँस रही हैं और इंटरव्यू सर बहुत नज़दीक जा रही है। सिचुएशनल के लिए मैंने एक दिन 1 टू 1 सेशन के लिए मैसेज किया था। तो उधर से जब रिप्लाई आया सर तो मैं उस टाइम ड्यूटी में थी। दोबारा मैंने कंसल्ट करने की कोशिश की, मैसेज किए बट वहाँ से कोई आंसर नहीं मिला। आप फिर से उसमें डाल देंगे, ओके वहाँ सर। से रिप्लाई आ जाएगा। वो उसे बता देंगे कि मेरी ड्यूटी इतने बजे तक रहती है, इस बीच में अगर टाइम मिल सके तो कृपया करके बताएँ। वो पूरा डिटेल उसे बताएँगे तभी तो, नहीं तो वो तो अपने हिसाब से टाइम दे देंगे ना आपको। ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि सिचुएशनल कुछ सेक्शन अभी भी इम्प्रूव नहीं हुआ और इस तरीके से जब एक बार आपने स्टैंड ले लिया उसके बाद उसका गोल पोस्ट चेंज कर देना अच्छा नहीं माना जाता है एक अधिकारी के रूप में। अगर आपने कोई स्टैंड लिया है तो फर्म होके पहले स्टैंड लीजिए, सोच विचार के अपने तर्क को रखिए और फिर तर्क को बहुत जल्दी से ही बदलने का प्रयास मत कीजिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा भी है। जैसे रेलवे के बारे में यस। पूछा गया मैम के द्वारा, तो वो अभी भी कल्याणकारी योजनाओं की तरह ही सरकार रेलवे का जो है कि यूज कर रही है। रेलवे को अभी भी कोई फ़ायदे का स्कीम नहीं बनाया है सरकार ने। प्राइवेटाइज़ेशन इसलिए किया जा रहा है उसकी एफिशिएंसी में इंक्रीज़ हो सके और जो ऑप्टिमल रेवेन्यू प्राप्त हो सके वो प्राप्त किया जा सके। और सरकार ने यस। पूरा रेलवे ऑपरेशंस, आपको पता है ना कि भारत सरकार के पास सिर्फ़ एक ही जो एटॉमिक एनर्जी है और रेलवे ऑपरेशन, यही 2 सरकारी वर्क रह गए हैं जो कोई प्राइवेट वो नहीं कर सकता है। उसके अलावा हर जगह प्राइवेटाइज़ेशन आ चुका है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये अंतिम स्टेप था प्राइवेटाइज़ेशन का। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में लास्टली प्राइवेटाइज़ेशन लागू कर दिया गया है।
यस, यस। रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन रेलवे ऑपरेशंस में कहीं प्राइवेटाइजेशन नहीं है। आपने देखा होगा एक प्राइवेट ट्रेन भी चलती है, कहाँ से कहाँ तक चलती है। सॉरी सर, रूट नहीं पता, लेकिन हमारे आईआर के ट्रैक पर चलती है। हाँ, आईआरसीटीसी की ट्रेन चलती है दिल्ली से लखनऊ के बीच में, क्या नाम है उसका बताइए। सॉरी सर, सबसे पहले तेजस को प्राइवेटाइज किया गया था। तो उसमें पूरा का पूरा सिस्टम ही प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन उसका जो लोको पायलट था और वो जो गुड्स मैंने ट्रेन मैनेजर था, उसमें वो क्या था, वो सरकारी ही था। रेलवे ऑपरेशन उसका सरकार गवर्नमेंट वाला ही था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, थोड़ा सा पढ़ लेना। और सबसे पहले तो इसमें आप इसको इम्प्रूव कीजिए, 1-to-1 सेशन ले लीजिए या जैसे भी हो, लेकिन ये सिचुएशन पार्ट इम्प्रूव रहना चाहिए। ठीक है, और तो बाद बाकी बात सारी बातें अच्छी है, मैंने भी बताया, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। सर, मेरा हाँ मैक्सिमम इंटरव्यू सिर्फ इस पर ही चला जा रहा है, 2 बार, पिछली बार भी और इस बार भी हाँ, रेलवे पे, और पिछली बार थोड़ा हॉबी का हुआ था। मैं चाहूंगी सर नेक्स्ट टाइम मेरी थोड़ी ऑनर, ये जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है ऑनर्स क्योंकि और आप ऑक्सन है। देखिए उन सब चीज़ों पे भी प्रश्न पूछा ही जाएगा, लेकिन आप सर्विस में हैं और उस सर्विस के बारे में जब जानेंगे वो लोग, तो सर्विस से प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो ऑनर्स वगैरह से प्रश्न आएंगे वो तो सामान्य तरीके के ही प्रश्न आएंगे, जो आपने पढ़ा होगा जो आंसर देंगे। लेकिन इस पे जब प्रश्न आएंगे तो अलग अलग तरीके के आएंगे, इसलिए अलग अलग डायमेंशन देखने का प्रयास किया जा रहा है, उसको भी देखा जाएगा। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल थैंक यू ज्योति सर। जी, क्योंकि आपने हिस्ट्री से किया है ना, तो वो चीज़ें आपने बहुत कन्वेंशनल चीज़ है। तो आपके आंसर्स भी रेडी होंगे, आपने बहुत सारे देखे भी होंगे इंटरव्यूज़, और जो ट्रेडिशनल चीज़ें आ रही हैं वही आएँगी। तो बहुत ज़्यादा आपके आंसर्स को वेरिएशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ आप कार्यरत हैं, ये चीज़ें करंट से चीज़ को जुड़ी हो सकती है। करंट सिचुएशन हो गई, सिचुएशनल चीज़ें हो गई, ये बिल्कुल नई-नई आती हैं। जहाँ पे आप फँस भी रही हैं, ये बिल्कुल नहीं आती है किसी भी इंटरव्यू में, और वो किसी भी कैंडिडेट के लिए घबराने वाला मोमेंट होता है। अगर वहाँ पे आपने अपने को सँभाल लिया ना, तो फिर आप बिल्कुल इंटरव्यू स्मूथली निकल जाएँगे। तो इसलिए इस सेक्शन पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ओके ओके, ऑल द मैम। वेरी बेस्ट। ऑल द फ्रॉम बेस्ट। वेलकम सौम्या जी। अनम्यूट कर लीजिए। Good evening, ma'am. Good evening, sir.